तो मैं तेरी अभी गर्दन मरोड़ देता। कहते तू पाप की नगरी में, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। टेस्ट में बहुत अच्छा होता था, लाइक उसका स्वाद बहुत अच्छा होता था, बट उससे स्मेल हमेशा सड़ी हुई आती थी। कम से कम 400-500 लाशों को दफनाया गया था। चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरे को काट डालूंगा अभी। चला जा, मुझे, और तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको हमारे फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट आपके सामने लाए जाते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो अपनी पुरानी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जो दूर दूर तक वो उतार ना पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें परीक्षित ने भेजा है। परीक्षित जो कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज के टाइम पर वो चंडीगढ़ मोहाली में अपनी अच्छी खासी कंपनी रन कर रहे हैं। परीक्षित ने बताया कि भाई ये बात है 1985 की। परीक्षित की मदर उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं। हिमाचल में परीक्षित के नाना जी अच्छी खासी गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े अधिकारी थे। अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। और परीक्षित ने बताया कि अक्षय भाई मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वहाँ पर जितने भी पुल, डैम, रोड बना करती थी उसका ठेका जब भी मिला करता था तो मेरे नाना जी कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा हुआ करते थे। नाना जी के दोस्त के एक भाई थे जो जयपुर से बिलोंग करते थे। माँ बाप के इकलौते लड़के थे। पैसे की हमेशा ज़रूरत रहा करती थी। जब भी परीक्षित के नाना जी को दिखता था कि वो अपने दोस्त के भाई को कहीं ना कहीं काम दिलवा सकते हैं तो वो बुला लिया करते थे। परीक्षित ने बताया कि भाई हिमाचल में 1985 में नाना जी रोड का एक टेंडर लेके काम करवा रहे थे, तभी उन्होंने जो उनके दोस्त के भाई थे उन्हें बुला लिया। उनके जो दोस्त के भाई थे बहुत खुशी खुशी वो हिमाचल में आए। 4-5 महीने बहुत अच्छे से काम चला। उसके बाद वो जो टेंडर था वो क्लोज हो गया, तो वो जयपुर वापस चले गए। उसके बाद क्या हुआ, बार बार जो है कांटेक्ट किया जाता था कि कोई नया टेंडर आए, कोई नई नौकरी आए तो बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो परीक्षित के नाना जी थे वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे अधिकारी थे गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको कोई पैसों की किल्लत नहीं थी। लेकिन जो उनके दोस्त के भाई थे हमेशा वो परेशान रहा करते थे क्योंकि उन्हें काम नहीं मिला करता था। हालांकि उस टाइम में 1985 में मास्टर्स करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मास्टर्स उन्होंने करी हुई थी। बार बार वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में अप्लाई करते थे, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से एक जो मायूसी थी वो हमेशा चेहरे पे दिखती थी। माँ बाप की सेवा करने की उम्र में माँ बाप से पैसे लेने बहुत ज़्यादा भारी पड़ते थे। तो एक टाइम पर आके जो नाना जी के दोस्त के भाई थे उन्होंने दिल्ली में कोई उनका दोस्त था उससे कांटेक्ट किया, और वो जो दिल्ली वाला दोस्त था वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में काम किया करता था, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में। तो जो नाना जी के दोस्त के भाई थे जो जयपुर में रहने वाले थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं अपने दिल्ली वाले दोस्त से बात करके। अब उनका एक नाम रख लेते हैं हम, जैसे कि गौतम। तो जब गौतम दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रहन सहन कैसा है, और जो गौतम के दोस्त थे जो दिल्ली में रहते थे वो एक चौल में रहते थे। उनका आना जाना ऐसे ही हुआ करता था। वो सुबह निकल जाते थे फैक्ट्री के लिए और जब वापस आया करते थे तो जो गौतम थे वो उनके लिए कहीं ना कहीं खाना बना देते थे। मैं क्लियरिटी के लिए दोबारा बता देता हूँ, गौतम कौन? परीक्षित के नाना के दोस्त के भाई। इसी तरीके से गौतम की ज़िंदगी चलने लगी। गौतम ने दिल्ली में आके अपनी पूरी कोशिश करी कि उन्हें कहीं ना कहीं से नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। दिल्ली वाले दोस्त ने भी यही कहा था कि गौतम तू मेरे पास आ जा, जैसे ही फैक्ट्री में कोई भी काम आएगा मैं तेरे को दिलवा दूंगा। लेकिन ये चीज़ होते होते 1 हफ्ता हो गया था। कहीं ना कहीं आप यही सोचेंगे दोस्तों कि 1 हफ्ता क्या बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस इंसान के पास काम ना हो और उसके घर में पैसों की किल्लत हो तो उसके लिए 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा चुभने वाला होता है। गौतम कहीं ना कहीं हाथ पैर मारा करते थे, न्यूज़पेपर देखा करते थे, और एक दिन ऐसा ही हुआ जैसे उनकी लॉटरी खुल गई। जब गौतम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस टाइम पर जो दिल्ली वाले उनके दोस्त थे वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। गौतम ने देखा कि कहीं 60 किलोमीटर दूर जाके एक इंटरव्यू चल रहा है कोई होटल में, जहाँ पर अच्छी खासी जो है वैकेंसी आ रखी है। कम से कम नहीं तो 10-12 लोग वहाँ पर मांगे गए हैं। गौतम ने ना आओ देखे ना ताओ देखे अपने फॉर्मल कपड़े पहने और वो अपने दोस्त को बिना बताए सीधा उस लोकेशन के लिए निकल गए। गौतम ने बस पकड़ी और 60 किलोमीटर दूर वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुँच गए जहाँ पर सब कुछ खंडर नज़र आ रहा था। वहाँ पर उन्होंने देखा और किसी से पूछा तो पता चला कि 6 किलोमीटर दूर जाके शायद कोई जगह है जहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है। जो इंसान बताने वाला था वो भी 2 मिनट में वहाँ से रफू चक्कर हो गया। गौतम ने वहाँ पर एक ऑटो रुकवाया जहाँ पर उसके पास पैसे की किल्लत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑटो करा। तो ऑटो उन्हें 4 किलोमीटर आगे तक लेके गया। 6 किलोमीटर आगे जाना था। 4 किलोमीटर जब ऑटो पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पथरीला रास्ता स्टार्ट हो गया।
तो गौतम ने जब अपनी नज़र घुमाई तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि होटल के इंटरव्यू आगे चल रहे हैं और आपको इस रास्ते से आगे पैदल जाना पड़ेगा। तो इन्होंने ऑटो वाले को रुकवाया और ऑटो वाला जब वहाँ पर रुका और पैसे लिए तो ऑटो वाला इधर उधर देखने लगा, जैसे ऑटो वाला ये देख रहा था कि ये इंसान इस जंगल के बीच में कहाँ रुकने आया है। ऑटो वाले ने फटाफट से ऑटो मोड़ा और वो वहाँ से निकल गया, जैसे ऑटो वाले को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसे अपने पैसों से मतलब था और वो वहाँ से निकल गया। गौतम ऑटो से उतरे, उन्होंने पीछे ऑटो वाले की तरफ देखा और देखा कि ऑटो वाला जा चुका है। तो गौतम ने सीधा डिसीजन लिया कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, 2 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ेगा। गौतम जब जंगल की ओर चलने लगे धीरे धीरे तो अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी शाम हो चुकी थी और वो दोपहर में निकले थे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो वहाँ पर सुनसान पूरा एरिया हो चुका था, जंगल जैसे उन्हें डराने के लिए काफ़ी था। जब गौतम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर मेंढक के टह टह करने की आवाज़ आ रही थी, कभी किसी पक्षी की आवाज़ आ रही थी जंगल से, जैसे किसी का शिकार अभी हुआ है। गौतम ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साइड में एक तालाब है, तालाब जो कि रात को बहुत ही ज़्यादा हसीन दिख रही है, लेकिन फिर भी गौतम ने ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर नजर आई, एक ऐसी बिल्डिंग जैसे कोई हवेली किसी जंगल के बीच में बना रखी है और उसके ऊपर लिखा हुआ था, आपका इस बिल्डिंग में स्वागत है। मैं उस होटल का नाम नहीं जानता, इसलिए मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। गौतम ने उस बिल्डिंग को या उस हवेली को पूरी अच्छी तरीके से निहारा और नीचे जब देखा तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसका राजस्थानी लुक था, अच्छी खासी मूछें थी, हाथ में जैसे एक लठ था। गौतम उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बस एक बार ऐसे देखा, कुछ नहीं बोला, वहाँ पर जो गेट थे उसे खोल दिया। तो गौतम ने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी जिसे आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। गौतम ने जब गेट खुलते देखा तो सामने देखा कि वहाँ पर लोगों की लाइन भरी हुई है, जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे। पहले तो गौतम का मुंह लटक गया ये देख के कि मैं लेट आया हूँ, और ऊपर से ये देख के कि इतने सारे लोग, कम से कम 20-30 लोग 12 वैकेंसी के लिए यहाँ पे बैठे, तो क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा। गौतम ने अंदर घुसते ही जब अपने आप को ऊपर से नीचे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये जो सामने वाले लोग हैं मेरे से काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हैं, तो क्या मेरा इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। गौतम को जैसे किसी ने बस पानी पकड़ाया, गौतम ने पानी पिया और जैसे ही गौतम ने उन्हें थैंक यू बोला तो वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो बिल्कुल शांत थे, जैसे हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। गौतम ने भी एक चेयर पकड़ ली, उनके हाथ में उनका एक रिज्यूमे था, जैसे कागज़ का आप देखते हैं एक रिज्यूमे जिसमें सारी डिटेल्स आपकी होती है। गौतम वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को लेकर हाथ में बैठ गए और अपनी बारी आने का वेट करते रहे। एक एक करके वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो आते गए और जाते गए, आते गए और जाते गए। गौतम का सबसे आखिरी में नंबर आया। उन्होंने देखा एक मैनेजर आया जिन्होंने गौतम को इशारा करा आप आ जाओ। गौतम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि कितने सारे इंटरव्यू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये सोच के खुश थे कि चलो मेरा नंबर आ गया। गौतम को जब बुलाया गया तो गौतम अंदर गए, मैनेजर का कैबिन था, मैनेजर वहाँ बैठे हुए थे और मैनेजर ने उनसे एक बार पूछा कि ऐसा क्या किया है तुमने जो मैं उन सबको ना रखूँ और तुम्हें रख लूँ। गौतम ने सिर्फ एक बात बोली कि सर मैं बहुत मेहनती हूँ, आपके सामने मेरा रिज्यूमे है, मैंने मास्टर्स कर रखी है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हिमाचल में कहीं ना कहीं काम भी किया है और आप जिस तरीके से मुझे बोलोगे मैं उस तरीके से रहने को, काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे रख लीजिए, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैनेजर ने एक अजीब सी नज़र से ऊपर देखा, एक स्माइल दी और रिज्यूमे को देखने लगे। गौतम जब वहाँ पर बैठे हुए थे तो मैनेजर ने उन्हें कहा कि तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन मैं तुम्हें 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर दे नहीं पाऊँगा। गौतम 1,000-1,500 की नौकरी ढूंढने वाला इंसान जिसको अचानक से 10,000 रुपये सामने से ऑफर हो गए। गौतम की वहाँ पर जैसे सांस फूले नहीं समा रही थी कि मैं अपने घर के लिए अब क्या ही नहीं कर दूंगा कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो। गौतम ने एक सेकंड नहीं लिया सोचने के लिए कि आगे क्या परिस्थिति बन सकती है। गौतम ने सीधा बोल दिया सर आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं काम करूंगा, दिल लगा के काम करूंगा। मैनेजर ने फिर एक बार गौतम की तरफ देखा और मैनेजर समझ गए थे जैसे लालच फूट फूट के दिख रहा है। तो मैनेजर ने एक ही बात बोली कि ठीक है मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स हैं। गौतम ने फटाक से पूछ लिया कि मुझे बताइए क्या रूल्स हैं। मैनेजर ने बोला कि अगले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 1 साल तक तुम अपने घर पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती हैं तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इस होटल में बहुत बड़े बड़े लोग जो है रुकने के लिए आते हैं। 1 साल तक ना ही तुम इस होटल से बाहर जाओगे, ना ही तुम किसी से कॉन्टैक्ट रखोगे और हर महीने तुम्हें 10,000 रुपये कैश मिल जाएंगे। गौतम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हें बस ये दिख रहा था कि 365 दिन मतलब 1 साल 12 महीने बस मुझे यहाँ गुजारने हैं और मैं यहाँ से 1,20,000 रुपये लेके निकलूंगा। गौतम ने अचानक से मैनेजर से बोला कि सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कब से मुझे ज्वाइन करना है। मैनेजर ने गौतम को बोला कि तुम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, जाओ थोड़ी देर बाहर बैठो
अब तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें कौन सा कमरा दिया जाएगा। गौतम मैनेजर के कमरे से बाहर निकले और जब हर जगह नजर घुमाई तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ जवान भी थे, कुछ हम उम्र भी थे, कुछ लड़कियां भी थी, जो वहाँ से सिर्फ आते जाते दिख रहे थे और कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा था जो किसी से बात नहीं कर रहा था, वो भी अपने काम में लगा हुआ था, और मैनेजर अपने कैबिन में था जो सिर्फ कोई एक पेपर वहाँ पर निहार रहा था, जैसे कुछ पेपर्स उसके सामने पड़े थे। गौतम वहाँ पे बैठ जाते हैं और बस ये वेट करते कि उन्हें उनका कमरा दिखाया जाएगा। अब गौतम जब उस होटल की तरफ देख रहे थे तो वो होटल जरूरत से ज्यादा लग्जरियस दिख रहा था। मतलब वहाँ पर जो एंटीक हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। देखने पर होटल में बहुत ज्यादा लाइट, सब कुछ बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे उम्मीद से ज्यादा मिल गया। और सैलरी 10,000 रुपये जो गौतम को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन ये खुशी गौतम अगर किसी को बताते तो बताते किसे। जब गौतम को उनका कमरा दिखाया गया तो वो कमरा बहुत ही लग्जरियस था। मतलब वहां पर हर चीज गौतम को जैसी चाहिए थी वैसी थी, हर चीज ऑर्गेनाइज, बिल्कुल वैसी जो गौतम को कभी जिंदगी में मिली नहीं थी। उनके कपड़े, उनका खाना, हर चीज उनके सामने अवेलेबल था। गौतम के दिमाग में ये चल रहा था कि बस मेरी रात बीतेगी, सुबह मैं यहाँ पर नए दोस्त बनाऊंगा, मैं सबसे बात करूंगा और बस मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा यहाँ पर, और 1 साल बाद मैं यहाँ से एक अमीर इंसान बन के निकलूंगा, अपने माँ बाप को बहुत खुश रखूंगा। लेकिन गौतम को ये नहीं मालूम था कि जो लालच उन्हें यहाँ तक लेके आया है वो कभी उन्हें इस होटल से बाहर निकलने देगा। जब सुबह गौतम उठते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आगे क्या होगा आपने बताया नहीं। तो मैनेजर ने बोला कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान से, जितनी गलतियां तुम करोगे उतना ज़्यादा पैसा तुम्हारा कटेगा और उतने कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ने के चांसेस कम है। जो गौतम के दिमाग में चल रहा था कि मुझे हायर तो कर लिया पर मेरा काम क्या है। तो मैनेजर गौतम को बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं, जहाँ पर ये जितने भी लोग रुके हुए हैं, ये लोग बाहर नहीं आते ज़्यादातर। ये अपने डोर के बाहर आपको अपनी जो भी ज़रूरत का सामान है उसका बोर्ड टांग देंगे या पेपर पर लिख के दे देंगे। तो शाम को आप मुझे बता देना, और मैनेजर ने बोला मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगा और आप डोर के सामने रख देना और अपने कमरे में चले जाना। जब आपको रिंग बजा के बुलाया जाएगा तब आप आओगे, उसके अलावा आप फालतू यहाँ पे मंडराना मत। गौतम ने सोचा कि यार मेरे को क्या ही दिक्कत है, मुझे जब बुलाया जाएगा तब मैं आऊंगा, अदरवाइज अपने कमरे में रहूंगा। ऐसे ही हुआ, गौतम अपने कमरे में होते थे तो रिंग बजने की आवाज़ आती थी, गौतम बाहर जाते थे और उन्हें बताया जाता था कि कमरों में देख लो किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो बाहर पेपर पे लिखा होता था कि हमें साबुन चाहिए, हमें टूथपेस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती थी। मैनेजर सारा सामान गौतम को दे देता था और गौतम सारी चीज़ें अपने आप पहुंचा दिया करते थे। गौतम वहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पर सब लोग जो है वो अपने अपने काम में लगे पड़े हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। गौतम को ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभी। गौतम जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे उसके पास गए और उससे बोलते हैं कि यार एक बात बताओगे, यहाँ पर कोई किसी से बात क्यों नहीं करता? मतलब इतना मनुष्यत वाला माहौल क्यों बना रखा है? अच्छा सब कुछ दिखने में, लेकिन कोई बात ही नहीं करते यार किसी से। और सिक्योरिटी गार्ड बस एक नज़र उसे देखते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड अपने काम में वापस लग जाते हैं जो उनको द्वारपाल का काम दिया गया था। अब जो गौतम थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि यार ये चल क्या रहा है इस होटल में। मतलब कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है, इतना लग्जरियस हवेली टाइप बना रखी है, ना तो कोई बाहर आता दिख रहा है ना कोई अंदर जाता दिख रहा है। लेकिन गौतम को लगा जब मैं रूम में रहता हूँ तो शायद लोग आते होंगे जाते होंगे, मेरे को उससे क्या मतलब। धीरे धीरे उनका 1 महीना निकला, उनको पहली सैलरी मिली 10,000 रुपये कैश मिली, तो उन्होंने सीधा अपने बैग में रख लिए और वो बहुत खुश थे कि मुझे 10,000 रुपये मिले हैं। ना उनका कोई खर्चा होता था, खाने का सामान सब कुछ मिला करता था। लेकिन एक चीज़ थी जो गौतम वहाँ पे ऑब्जर्व किया करते थे कि वहाँ पर जो खाना आता था उसमें से बदबू बहुत आती थी। जब खाना खाया जाता था तो उसमें टेस्ट बहुत आता था, और ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि यार मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि खाने में से बदबू आ रही है लेकिन जब उसे खाया जा रहा है तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद भी गौतम के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते थे। गौतम एक बार मैनेजर के पास गए और मैनेजर को बोले कि सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मैनेजर ने बस इशारों में बोला ऐसे हाँ, मतलब हाँ की आवाज़ भी नहीं निकली, बस ऐसे। तो गौतम ने बोला कि सर खाने में से इतनी बदबू आती है और खाना खाने पे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैनेजर ने बस ऐसे घूर के देखा कि जैसे ये सवाल कोई अप्रोप्रिएट है नहीं, और गौतम वहाँ से चुपचाप बाहर चले गए। गौतम ने अपना दूसरा महीना निकाला, तीसरा महीना निकाला, चौथा महीना निकाला जहाँ पर उनके पास 40,000 रुपये आ चुके थे, और उनके दिमाग में यही चल रहा था कि बस यार कैसे भी ये वक्त निकल जाए और मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे वो बोर होने लगे थे। और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यार मेरे घर वाले क्या सोचते होंगे, मैं कहाँ चला गया, मेरा दोस्त मुझे ढूंढता होगा, पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। उनका बार बार दिमाग ये लगता था कि क्या मुझे भाग जाना चाहिए। और जब वो बाहर देखा करते थे तो बाहर रात हुआ करती थी, क्योंकि कभी कभी उन्हें शाम को बुलाया जाता था ब्रीफिंग के लिए, कभी मॉर्निंग में बुलाया जाता था, तो बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिलता था। बस ये दिखता था कि बाहर बस बिल्कुल सुनसान चीज़ें हैं, कोई ना आ रहा है ना जा रहा, और अंदर ही अंदर काम चल रहा है। लेकिन गौतम ने इस चीज़ को सोचा नहीं था कि जिस चक्रव्यूह में, जिस जाल में वो फंसते जा रहे हैं, कहीं वो अपनी ज़िंदगी
खो ना दे इस जाल के चक्कर में। ऐसे ही वक्त कटते कटते 6 महीने निकल गए और उसके बाद 7वां महीना निकल गया, जब उनके पास 10-10 हज़ार हर महीने जमा होते जा रहे थे और कोई खर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इंसान खुली हवा के लिए तरस जाते हैं, वैसे गौतम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि वो एक ऐसी बिल्डिंग में आके अटक गए कि उनको उनका डिसीज़न बहुत भारी लगने लगा। जब 8वां महीना स्टार्ट हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो वो सोचते कि मैं किसी बुज़ुर्ग इंसान को दोस्त बनाता हूँ जो शायद उनसे बात करे। और वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी था, गौतम उनके पास जाते और बोलते कि बाबा एक बात बताओगे, यहाँ पर एक दूसरे से कोई कुछ बात नहीं करता। तो वो जस्ट जो सफाई कर्मचारी थे वो अपना मुंह फेर लेते, जैसे वो भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी गौतम ने दोबारा इनिशिएटिव लिया कि बाबा एक बात बताओ ना, यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है। तो वो जो बाबा थे वो घूर के देखते और बोलते कि चला जा यहाँ से, चला जा, तू खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, चला जा यहाँ से। फिर एकदम से गौतम पीछे होते और बाबा को बोलते, बाबा अच्छा एक बात तो बताओ, यहाँ पर खाने में से बदबू क्यों आती है। अब ये सुनने के बाद जो वो बाबा थे वो गुर्रा के बोलते, चला जा यहाँ से, इससे पहले कि साले वो मैनेजर हम दोनों को बात करता देख ले, चला जा। गौतम वहाँ से बोलते ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, और निकल जाते हैं वहाँ से। 8वां महीना बीतने पे गौतम को ऐसा लगता है कि मुझे अब बस भाग जाना चाहिए यहाँ से, अपनी सैलरी उठाऊँ और भाग जाऊँ, क्योंकि उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और गौतम ने ये डिसीज़न लिया कि आज रात को जब सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट चेंज होगी मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। गौतम ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और भागने की तैयारी कर ली। जैसे ही वहाँ पर ड्यूटी शिफ्ट वगैरह सिक्योरिटी गार्ड की चेंज हो रही थी, वैसे ही गौतम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से मैनेजर उनका बैग पकड़ लेते हैं। वो बैग छूट जाता है और गौतम आगे निकल जाते हैं। और गौतम के दिमाग में यही चल रहा होता है पीछे मुड़ने पर कि अगर ये बैग यहाँ रह गया तो मेरी 8 महीने की मेहनत, जो मैंने यहाँ पर रह के काम करा, जो मैं यहाँ पर इतना सब कुछ कर रहा था अपने माँ बाप के लिए, मैं क्या करूँगा। गौतम बस मुंह नीचे करते हैं और धीरे धीरे मैनेजर के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मैनेजर इशारा करते हैं और अपने कैबिन में लेके जाते हैं। और मैनेजर गौतम को बोलता है कि तू 3 गलती अब तक कर चुका है, तू बता तू इसे कैसे भुगतेगा। मैं तेरे काम से तो खुश हूँ, लेकिन ये जो तेरी गलतियाँ हैं, क्या तेरी सैलरी काट लूँ, क्या तुझे काम से निकाल दूँ। और जो कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन करा उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि तुझे निकाल भी दिया जाएगा और सैलरी भी नहीं दी जाएगी। मैनेजर जब ये बोल रहा था, गौतम की आंखों में आंसू थे और गौतम बोलते कि सर कौन सी 3 गलतियां, मैंने कौन सी 3 गलतियां कर दी। गौतम को लग रहा था मैनेजर को कुछ पता ही नहीं है। तो मैनेजर ने बोला कि सबसे पहले तूने उससे बात करी जो द्वारपाल बाहर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद तूने उस सफाई वाले कर्मचारी से बात की जो तेरी दूसरी गलती थी, और आज तीसरी गलती की तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग रहा था। तो तू बता अब तू क्या करना चाहेगा। गौतम की आंखों में आंसू थे और गौतम बस यही बोल रहे थे कि सर मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ये गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। मैनेजर ने बोला कि बेटा अगर ये तेरी गलती आखिरी हुई तो ठीक है, इसके बाद तुझे कोई गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी, भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा। गौतम ने इस लाइन पर ध्यान नहीं दिया। गौतम अपना बैग लेते और अपने कमरे में वापस आ जाते, उन्हें बहुत अफसोस होता है। हालांकि गौतम अब यही सोचते कि भाई जहाँ 8 महीने निकल गए वहाँ 4 महीने और निकाल लेते हैं। गौतम ने अपनी पूरी कोशिश करी, धीरे धीरे करके सारी काम को वो पूरा करते गए और अपने 4 महीने और निकाल लिए। जब उनके 12 महीने पूरे हो गए तो एक चीज़ जो गौतम ने शायद बताने वालों को बताई कि ना तो उस बिल्डिंग में कोई घड़ी थी, ना ही कोई कैलेंडर था। वहाँ पर दिन उंगलियों पे गुजरा करते थे। बस मैनेजर जो था, जब वो पैसे दिया करता था तो वहाँ पर कुछ कैलेंडर और घड़ियाँ रखी दिखती थी, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता था क्या टाइम हो रहा है, क्या क्या डेट है, कुछ भी नहीं। 12 महीने पूरे होने पे जैसे गौतम इंतज़ार कर रहे थे, वो जो मैनेजर था वो बुलाता है गौतम को और बोलता है कि गौतम मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे काम से कोई दिक्कत नहीं है और अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। गौतम वहाँ से जाना चाहते थे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्हें ये दिख रहा था कि अगर मैंने मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता तो मुझसे पैसे न छीन लिए जाए। गौतम ने सोचा कि इस बारे में मैं कल परसों में बात करूँगा कि मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। गौतम ने वहाँ पर बस गर्दन हिलाई और गौतम अपने कमरे में वापस आ गए। गौतम ने सोचा कि भाई अब मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अपने 12 महीने के पैसे लेके, क्योंकि मैं मैनेजर से अगर बोलूँगा कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो यहाँ पर कोई आपस में बात तो करता नहीं, मेरा सपोर्ट कोई देगा ही नहीं और मेरे साथ क्या यहाँ पे हो जाए मुझे कुछ पता नहीं है। गौतम ने क्या करा, जैसे ही रात के 12 बजे गौतम ने बैग उठाया और गौतम बाहर निकले और भागना शुरू करा मेन गेट की तरफ। तब अचानक से देखा कि एक सामने सिर्फ सिंपल सी एक दीवार है जिस पर लाल निशान छपे हैं हाथों के। गौतम को लगा कि कहीं मैं पीछे वाले गेट की तरफ तो नहीं आ गया। गौतम पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं और अचानक से वहाँ पे भी देखते हैं कि सिर्फ एक दीवार बनी हुई है। गौतम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा घबरा गए और उनके हाथ से बैग छूट गया। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत लंबी एंटिटी जिसकी बॉडी में से आग निकल रही है, आंखें लाल हैं। एक अजीब सा साया वहाँ पे खड़ा था जो गौतम को बोल रहा था कि क्या हुआ, अब कहाँ जाएगा भाग के।
तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से निकल जाएगा यहाँ से? गौतम ने हाथ जोड़ लिए और गौतम ने बस ये बोला कि आप जो भी चीज़ हो मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे 12 महीने पूरे हो गए। वो एंटिटी बोलती है कि अगर ऐसा ही था तो तू हमें बता सकता था कि तुझे जाना है, तूने बोला क्यों नहीं? तुझे पता है तेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया है। गौतम ने बोला कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बहुत सारे चाहने वाले लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपके सामने बोलने की, पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में ख़त्म कर दो, मुझे बाहर जाना है, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। गौतम जैसे बात कर रहा था लेकिन गौतम ये भूल गया था कि वो है कहाँ पर। गौतम अचानक से पूछता है कि मैं हूँ कहाँ पर और ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़। तो एकदम से वो जो एंटिटी खड़ी थी वो बोलती है कि ये पाप की नगरी है, यहाँ पर जो भी पाप करने वाले आते हैं वो लालच की वजह से फंसते हैं। जा, तू यहाँ से जा सकता है, अगर तू यहाँ 2 साल और रुक जाता तो शायद तू इससे कभी बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन ठीक है तेरी मजबूरी है और वो हमेशा तेरी आंखों में दिखा। तो 1 साल के पैसे ले ले और जो पैसे तेरे को और चाहिए जा मेरी अलमारी में से ले ले और निकल जा। गौतम बस रोते रोते नीचे बैठे और ऊपर एकदम से देखते हैं तो वो पूरा ऑफिस जिस तरीके से सेटअप था वैसा ही था। पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे खड़ा था वो गौतम को देख के स्माइल कर रहा था। गौतम अपना बैग उठाते हैं, सीधा उस गेट के बाहर निकलते हैं और जंगल की ओर से भागना शुरू करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी एंटिटीज़ अभी भी पीछे से आवाज़ मार रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौतम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा मेन रोड की तरफ भागे। जब वहाँ से देखा कि बहुत सारे जो है गाड़ी वाले निकल रहे हैं, ट्रक वाले निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख के रोक नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे जब वो वहाँ परेशान होते रहे तो एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले को उसने बोला कि भाई मुझे 60-70 किलोमीटर आगे लेके चल, मैं तुझे मुँह मांगे पैसे दूंगा। उस ऑटो वाले ने बस ऊपर से नीचे देखा, पैसे की डिमांड करी और एग्जैक्ट लोकेशन पे उस चौल पे पहुंचा दिया। अपने पैसे दिए जो भी एक्स्ट्रा बनते हैं। गौतम अंदर घुसे तो वो जो इंसान जो उनके दोस्त थे दिल्ली वाले, वो देखकर ऐसे हो गए कि ये जिंदा है। वो एकदम से बोले गौतम तू कहाँ था अभी तक? तो गौतम ने बस इतना बोला, भाई मुझे बता मेरे जाने के बाद मेरा परिवार ठीक है या नहीं है। गौतम को जो बताया गया उनके दोस्त ने बोला कि भाई तेरे माँ बाप आज भी बस इस उम्मीद में जी रहे हैं कि तू कब चेहरा दिखाएगा, उन्होंने तो तेरे को मृत घोषित कर दिया। उस दिल्ली वाले दोस्त ने बताया कि पता है तेरे घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तेरी मिसिंग होने की, और पुलिस वालों ने मुझे टॉर्चर करा, मुझे बहुत पीटा ये सोच के कि मैंने तेरे साथ कुछ ना कुछ कर दिया है। मेरा रिमांड हुआ कम से कम 2-3 महीने, पर जब कुछ नहीं निकला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और हम सब यही आस में थे कि तू इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। गौतम से उनके दोस्त ने पूछा दिल्ली वाले ने कि तू कहाँ था? गौतम ने सारी चीज़ें बताई कि भाई मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पर मैं रहा और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब दीवारें थी। जब मैं निकल रहा था तो मुझे लगा कोई होटल है, पीछे मुड़ के देख रहा था तो खंडर था, कुछ नहीं था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। उनके दोस्त ने बोला कि तू शांत हो जा, तूने वहाँ पर काम करा, तुझे मिला क्या? तो गौतम ने दिखाया कि देख मैं पैसे लेके आया हूँ, और उसमें एग्जैक्टली 1,20,000 रुपये रखे हुए थे। गौतम ने 20,000 रुपये अपने दोस्त को दिए और वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए जयपुर। जब वो अपने घर गए तो घर वाले देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हुए, बहुत प्यार वाला एक इमोशनल सीन क्रिएट हुआ। लेकिन अगले 15-20 दिन बाद वो दिल्ली वापस आए और उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक व्यापार शुरू करा। जब ये लोग एक लेवल पर पहुंच गए, 1987 की बात है, 85 में सब कुछ हुआ था, तब ये एक दिन अपने नए घर में बैठे हुए थे दोनों दोस्त और आपस में बात कर रहे थे कि यार अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू उस लोकेशन पे था। और ये बोलते ही जैसे पूरा का पूरा फ्लैशबैक गौतम की नज़र में चलना शुरू हो गया, एक एक चीज़ कि वो कैसे गए कैसे आए। गौतम के जो दिल्ली वाले दोस्त थे वो अचानक से मजाक में बोलते कि चल एक बार होके आए, अगर तू सच बोल रहा था तो देखें वहाँ पर क्या है। गौतम पहले तो बहुत डरे, उसके बाद बोले कि चले सही में चलना चाहिए। ये दोनों दोस्त निकलते हैं, एक ऑटो हायर करते हैं, उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और वहीं पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस टाइम पर शाम का टाइम हो रहा था। ये देखते हैं कि वहाँ पर ना तो कोई इंसान, ना इंसान की जात, ना कोई खंडर, ना कुछ, बस वहाँ से एक इंसान गुजर रहा था जिसने अपने हाथ में कुछ लकड़ियाँ पकड़ी हुई थी। तो ये उससे पूछता है कि भाऊ यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी? वो इंसान इनकी तरफ देख के हंसता है और बोलता है भाऊ यहाँ पर कभी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, यहाँ पर एक कब्रिस्तान था जहाँ 400-500 लोगों को दफनाया गया था, और आज भी यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें होती रहती हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अक्सर ऐसे ही सवाल पूछते हैं। गौतम अपने दोस्त को देखता है और उस इंसान की तरफ देखता है, तो उस इंसान ने एक ऐसी स्माइल दी जो वो स्माइल अपनी मैनेजर के चेहरे पे देखते थे, और गौतम बस इतना बोलते कि चल भाई वापस चलते हैं यहाँ से। अब इसके बाद गौतम अपने दिल्ली वाले दोस्त के पास वापस आए, और उसके बाद अब जो चीज़ आपको सुनने को मिलेगी वो बहुत हैरान करने वाली है। जो गौतम है, परीक्षित के नाना के दोस्त के भाई, वो आज भी जिंदा है, हिमाचल में है, अपना अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हैं। और ये चीज़ परीक्षित ने मुझे डैम श्योर बताई, परीक्षित की मदर ने उन्हें ये चीज़ बताई थी, ये पूरा इंसिडेंट और
नाना ने उन्हें बताया था और उनके दोस्त के भाई के साथ ये सब कुछ हुआ था। और उनके दोस्त के जो भाई थे वो आज तक जिंदा है, हिमाचल में अपना बिजनेस सेटल करके रन कर रहे हैं और वो अभी भी इन चीज़ों को भूल नहीं पाते। कहीं ना कहीं जब ये बुजुर्ग लोग आपस में बैठते हैं और बात करते हैं तो ये जिक्र कहीं ना कहीं निकल जाता है। सुन के बहुत हैरानी होती है कि ऐसी चीज़ें सही में हो सकती है, लेकिन ऐसी चीज़ें राजस्थान में, दिल्ली में, एमपी में, हरियाणा में कहीं ना कहीं हुई है, जहाँ इंसानों को पुराने महल दिखते हैं लेकिन वो महल कहीं होते नहीं। लेकिन बस कहते हैं ना कि पैसा इंसान के ऊपर कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि वो चकाचौंध बन जाता है। लेकिन इससे एक सीख ले लो कि जो ये इंसान थे गौतम, जिनको एक काल्पनिक नाम दिया गया, ये तो बच गए। क्या आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसे ज्वाइन करेंगे? और ज्वाइन कर लिया तो आपको क्या लगता है आज के टाइम पर आप बच पाएंगे? कलयुग में आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो क्या आप कभी ज्वाइन करेंगे, अपने भाई बहनों को ऐसे जाने देंगे जहाँ पर वो 1 साल तक आपसे बिल्कुल भी कनेक्शन में ना रहें? तो सिंपली आखिर में आके बोलूँगा, देखो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए व्यूअर्स आए हैं भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस आपके सामने आती रहे। इसी के साथ आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जो सबसे अच्छी बात है, गेस्ट के साथ साथ आप सब्सक्राइबर भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और एक बार मेंशन कर देना व्हाट्सएप पे कि अक्षय भाई हम भी पॉडकास्ट में आके जो है बताना चाहते हैं पूरा इंसिडेंट अपनी मुंह बोली। तो आपको बुलाया जाएगा, टीम रिव्यू करेगी, लेकिन दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा। हमारा सेंटर दिल्ली में है जहाँ पर आप स्क्रीन पर पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जो लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करेगा और भी ज़्यादा अवेयर करेगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, तो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को भी दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। ध्यान रखिए, अपनों के साथ रहिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। एट द एंड नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। वहाँ पे कोई ना घड़ी थी ना कोई कैलेंडर था। उसे नहीं पता था कि वो कौन सा महीना चल रहा है, वो कौन सी तारीख है। क्या जब वहाँ पे किसी से पूछा कि यहाँ पे क्या है तो कहते यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता। और वहाँ पे कहते थे एक टाइम पे कब्रिस्तान था।